नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी कक्षा 6 की पुस्तक अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अध्याय शुरू करने से पहले हम आचार्य जी की कोट्स देख लेते हैं। आचार्य जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वे 160 से अधिक पुस्तक लिख चुके हैं। साथ ही उन्हें इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है ना। वे विद्यार्थियों के हज़ारों वीडियोज़ हैं उनके यूट्यूब पर और 56 मिलियन से अधिक लोग उन्हें फॉलो करते हैं। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वे युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, महिलाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं और जो क्लाइमेट चेंज है उस पर काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं। उच्चतम ग्रंथ हैं उन्हें हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल सरल अर्थों में, ठीक ना। तो ये सारे काम आचार्य जी कर रहे हैं। पशु क्रूरता के ऊपर भी काम कर रहे हैं, पशुओं पे कैसे क्रूरता किया जा रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो कोट्स देखते हैं हम आचार्य जी की। जवानी तुम ठीक से इसलिए नहीं जीते क्योंकि जवानी में तुम आगे के लिए बचत कर रहे हो। जवानी तुम इसलिए नहीं जीते क्योंकि जवानी में तुम आगे के लिए बचत कर रहे हो, ठीक ना। और आगे तुम ठीक से इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि अब समय बीत गया है, ऐसा सोचते हैं तुम लोग। तो पागलपन है कि नहीं? ये पागलपन है कि नहीं? जवानी हम लोग क्या सोचते हैं कि आगे के लिए सोचते हैं हम लोग कि ऐसा करेंगे तो आगे हम लोग सुख से रहेंगे, ऐसा करेंगे तो आगे सुख से रहेंगे। और अभी जी ही नहीं सकते हैं, अभी में नहीं जी सकते हैं, अभी का जीवन को नहीं जीते हैं, आगे के लिए सोचते हैं। और जब आगे जब चले जाते हैं तो क्या होता है कि सोचते हैं कि अब तो समय बीत गया, ऐसा सोचते हैं, ठीक ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 में। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये एक रूप है, छोटा सा रूप है पृथ्वी का, ग्लोब, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है, देखिए। ये ग्लोब जो है ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, पृथ्वी के जैसा ही एक छोटा सा वास्तविक रूप है, ठीक है ना। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। ये ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, इस टाइप्स के। बड़े ग्लोब जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर बड़ा ग्लोब रहेगा तो उसमें हम बैग में या किसी भी चीज़ में डाल करके नहीं ले जा पाएंगे बड़े ग्लोब को, ठीक है ना। तो छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है ना। छोटे जो ग्लोब होते हैं उसे जो कि गुब्बारे के बड़े होते हैं उसे हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कि पृथ्वी कैसा है, गोलाकार नहीं है। कैसा है? भू आब है, ठीक ना, अंडे के आकार का है, अंडाकार है, गोलाकार नहीं है। पढ़ा था हमने। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें डिटेल में अध्याय 1 की सारी लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाई की है। साथ ही हर एक प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर दिया है, ठीक ना। मतलब हम किसी एग्ज़ाम्स को, कोई जॉब को ये क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। हर एक लाइन को पढ़ेंगे हम, और नॉलेज रहेगा तो यूँ ही सारा एग्ज़ाम और सारा जॉब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले कक्षा में हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी में क्या है, थोड़ी चपटी है, ठीक, चपटी है। और जो मध्य में है, बीच में है, वो थोड़ा उभरी हुई है, निकली हुई है, ठीक है। आप ग्लोब को सावधानी पूर्वक देखिए, ग्लोब को देखिए, सावधानी पूर्वक देखने बोल रहा है, ठीक है। ग्लोब के क्या कीजिए, सावधानी पूर्वक देखिए, ओके। अब देख लिया आपने। यह आपको पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा, ये आपको पृथ्वी के प्रतिरूप मतलब पृथ्वी के जैसा ही लगेगा, ठीक है ना। गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है।
गोल पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण मतलब कोई भी स्थान को बताना बहुत कठिन होता है कि वह स्थान कहाँ पर है, ऐसा बताना, ठीक है ना। बहुत कठिन होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। कुछ बिंदु या कुछ जैसे कि कुछ बिंदु इस बिंदु पर है और इस रेखा पर है, इस रेखा से गुजरा है, इस टाइप से बता करके हम लोग स्थानों का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि गोल्स आपको दे दिया जाए तो कहाँ पर है, किधर से है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग कह सकते हैं अगर सीधा सीधा रहता तो वो दीवार से यहाँ एक आप मान के चलिए एक रूम में खड़े हैं तो आप वो कोने से दूसरे कोने में हैं ऐसा कह सकते हैं। लेकिन गोल है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो जगह से वहाँ है, कुछ वैसा एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बिंदु और रेखाओं की सहायता से निर्धारण करते हैं, बताते हैं जगह को। आप ग्लोब को देखें, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। एक सुई, आप ग्लोब को देखें, एक सुई ग्लोब ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है ना, जिसे अक्ष कहते हैं। देखिए ये जो सुई झुकी हुई अवस्था में है इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक। और ग्लोब के वे दो बिंदु जिसे होकर सुई गुजरती है, जैसे कि देखिए वो ये सुई जो गुजरी है अंदर अंदर ये गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तर ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती। ये जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती। ये ग्लोब में बनाया गया है पृथ्वी को बताने के लिए, घूमने के लिए ऐसा सुई दिया गया है ताकि ये घूम पाए और हम लोग चारों ओर ये ग्लोब के चारों ओर देख पाए, ठीक है ना। वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो कि एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती है, ठीक। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। देखिए यहाँ पृथ्वी दिख रहा है, पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरा है ये क्या कहलाता है, विषुवत रेखा कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो दो भागों में बांट दी, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। विषुवत रेखा जो होता है वो बिल्कुल सबसे संदर्भ बिंदु होता है जिससे हम लोग बता सकते हैं किसी भी स्थान का क्या स्थिति है, वो कहाँ पर है। जैसे कि ऐसा बता सकते हैं कि विषुवत रेखा से इतनी डिग्री में, विषुवत रेखा से उतनी डिग्री में है, मतलब ऐसा हम लोग स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। सभी समानांतर क्या कहलाते हैं, अक्षांश रेखा कहलाते हैं। जितने भी समानांतर हैं, जैसे कि देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए समांतर, ये जितने भी समानांतर हैं ये समांतर समांतर, ठीक, समान दूरी पर है। समान अंतर मतलब क्या, समान अंतर पर है, समान दूरी पर है। अब देखिए उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों को अंश मतलब डिग्री में मापा जाता है। अक्षांशों को क्या मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। जिस तरह हम लोग किसी का वजन को क्या में मापते हैं, केजी में मापते हैं, उसी तरह अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त को शून्य अंश के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए विषुवत रेखा जो है इसे कितने डिग्री से दर्शाया जाता है, शून्य डिग्री से दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर है ना, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, ठीक है। विषुवत रेखा से किसी स्थान के कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। विषुवत रेखा से मान के चलिए, इस विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, कोण से जो दूरी बनेगा वो क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। क्योंकि विषुवत रेखा
पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है। देखिए, दो आधे आधे वृत्तों में बांट रही है, विषुवत रेखा बीच में है और ये दो आधे आधे वृत्त में बांट रही है, तो बांटती है। तो यह अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री की होती है और ये अधिकतम कोणीय कितनी दूरी की होती है? 90 डिग्री की होती है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जितना भी है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिणी जो दक्षिण में जितने भी रेखाएं हैं उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। यही कारण है कि अक्षांश के माने के साथ यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। अक्षांश के साथ साथ उसकी मान की दिशा को भी लिखी जाती है। सामान्यतः इसे उत्तर नॉर्थ से दिखाया जाता है, एन से दिखाया जाता है, दक्षिण को एस के द्वारा दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची एवं लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका स्थित है। देखिए, हम लोग रांची का स्थित रांची जो स्थान है वो कहाँ कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची और लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है वो स्थित है। परंतु रांची 23.5 डिग्री उत्तर तथा उत्तरी गोलार्ध में है। रांची क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। गोलार्ध में है एवं लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में है। रांची हो गया उत्तरी गोलार्ध में और लिम्पोपो जो दक्षिण अफ्रीका का जगह है वो दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक ना। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 81 है। जो अक्षांश रेखा है, ऐसे ऐसे जो रेखा है, ये टोटल कितनी है? अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 81 होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 101 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 101 किलोमीटर होती है। ठीक ना। याद रखने वाली बात है ये सब। विश्वत, ये जीके वाली बात है, जनरल नॉलेज। ठीक ना। विश्वत वृत्त जो बीच में जो होता है, विश्वत रेखा, विश्वत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने वाली अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। देखिए, विश्वत से उत्तर जा रहा है तो ये देखिए घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। मान के चलो छोटा सा, फिर छोटा सा, फिर छोटा सा, लास्ट में बिल्कुल छोटा सा बनता है। इधर भी क्या होता है? घटता जाता है। ठीक ना। जिसे चित्र 2.4 में आप देख सकते हैं। 2.4 में आप देखिए। ठीक है। विश्वत से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ अक्षांशों का घटता आकार आ रहा है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विश्वत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखा किधर से किधर खींची जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब देखिए, विश्वत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध 90 डिग्री साउथ के अतिरिक्त उसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ये है क्या? उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। इन रेखाओं को चित्र संख्या 2.5 में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है ना। यहाँ प्रदर्शित किया गया है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग
दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध भाग कहलाता है। देखिए, दो अक्षांश रेखा है, उसके बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? कटिबंध कटिबंध कहलाता है, ठीक ना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। देखिए, पृथ्वी की अक्ष झुकी हुई है, क्या है? अक्ष क्या है? झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो सालों भर, वर्ष भर, सालों भर लगभग लंबवत डायरेक्ट पड़ती है, ठीक ना, डायरेक्ट पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य मिलता है, हमें सूरज का रोशनी मिलता है। अतः इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है, ठीक। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। ज़्यादा जलवायु परिवर्तन वहाँ नहीं होता है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है, वहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। मतलब ना ठंड आती है ना बरसात आती है, सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है, गर्मी की ऋतु रहती है। कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्क रेखा और मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। मतलब यहाँ ज़्यादातर ठंडी होती है। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है, ठीक है। जानने योग्य बातें क्या क्या है? ताप कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं द्वारा किया जाता है और अक्षांश रेखा का उपयोग जलवायु निर्धारण में किया जाता है, ठीक ना। अक्षांश रेखाओं का उपयोग काम किया जा रहा है जलवायु निर्धारण में। जैसे कि हमने कहा मकर रेखा में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ जो हमारे जो सीधी जहाँ रेखा पड़ती है, जहाँ सर्वाधिक सूर्य ताप होता है, ठीक ना, कहाँ? कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, ठीक ना। क्योंकि क्या? पृथ्वी का अक्ष जो है वो झुकी होने के कारण, ठीक। सोचिए, क्या आपने सोचा है कि दिसंबर में जाड़े की ऋतु और जून में ग्रीष्म की ऋतु क्यों होती है? ठीक है, इसी कारण से होता है। किसके कारण से? अक्षांश रेखा के कारण से, पृथ्वी के झुकाव के कारण से, ठीक। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ, हाँ, ये तो पढ़ लिया हमने। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है और उत्तरी ध्रुव होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव होता है। देखिए, वृत्त जो बोल रहा है ऐसा ऐसा है, इसको वृत्त बोल रहा है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये ध्रुव कहलाता है। तो ये होगा दक्षिणी ध्रुव और ये दक्षिणी वृत्त ध्रुव, ठीक ना। और ये वाला उत्तर में है, तो उत्तरी ये वृत्त वाला हो गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक ना, समझ गया। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी वृत्त ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। क्या होती है? अत्यधिक तिरछी पड़ती है। अतः इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। देखिए, केवल जहाँ उष्ण कटिबंध किसे कहा जा रहा है? केवल जहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जा रहा है? जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों रहती है। और शीत कटिबंध किसे कहा जा रहा है? जिसमें केवल और केवल ठंडी रहती है, ठीक ना, केवल और केवल ठंडी मौसम रहती है। यहाँ तक समझ में आ गया?
देशांतर क्या है इसे जानते हैं। किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखा के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। जिस तरह हमें अक्षांश रेखा आवश्यक होता है स्थान का निर्धारण करने के लिए, उसी तरह हमें देशांतर का भी आवश्यक होता है, जरूरत होता है, ठीक है ना। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है, इसे भी एक काल्पनिक रेखा हम लोग मान लेते हैं, जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है, ठीक है ना। ये देखिए उत्तरी और दक्षिणी को मिलाती हुई खींची गई है, ठीक है। पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ, 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन में विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राजकीय वैशाला स्थित है, ठीक है, जहाँ क्या है ब्रिटिश राजकीय का वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यामोत्तर माना जाए, ठीक। एक स्थान है जो कि ब्रिटिश राज्य के वेधशाला पर स्थित है, उससे गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसे प्रमुख यमांतर माना गया। इनका मान को क्या कहा गया, 0 डिग्री देशांतर रखा गया। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था अक्षांश रेखा में पढ़ा था, विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया था, यहाँ देशांतर को 0 डिग्री माना गया, ठीक ना। यहीं से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ये पूर्व और इधर पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है और अक्षांश कितनी थी, 181 कितनी थी देखिए, हाँ कुल कितनी थी, 181 थी, ठीक है ना। और हर एक के बीच में 101 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। देशांतर रेखाएं को हमेशा उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग चित्र 2.6 में देख रहे हैं। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री से 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। देखिए ये पूरा मिल करके क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये इधर वाला हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे ईस्ट लगा रहता है और पश्चिम वेस्ट लिखा रहता है, अथवा पश्चिम W लिखा हुआ रहता है। यहाँ जानना आवश्यक है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। देखिए 180 डिग्री पूर्व में जो है, 180 डिग्री पूर्व में जो है और पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है, ठीक है। देशांतर रेखा अर्धवृत्ती होती है, देशांतर रेखा अर्धवृत्ती होती है, पूरा गोल नहीं होता है, ये अर्धवृत्ती होती है, ठीक। मतलब पूरा गोल नहीं होता है, आधा गोल होता है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। विषुवत रेखा पर क्या होती है, इनकी बीच की दूरी बराबर होती है। विषुवत रेखा पर बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 101.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, 111.32 किलोमीटर। देखिए 2 विषुवत वहाँ जब अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना था, 111 किलोमीटर, और
देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है? 111.32 किलोमीटर, मतलब मात्र 0.25 का अंतर है होती है, जो ध्रुवों पर घट कर शून्य हो जाती है, जो कि जाते जाते ध्रुवों पर जाकर के शून्य हो जाती है। ठीक है, ये जो होता है ये होता है 121, 111, बार बार बोल दे रहा हूँ, 121। ठीक है, देशांतर रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अंशों मतलब डिग्री में मापा जाता है। अंश मतलब क्या होता है? डिग्री। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ठीक, अब डिग्री को मिनट में किया जाता है और मिनट को सेकेंड में विभाजित मतलब बांटा जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहा जाता है। देखिए, अक्षांश रेखा ऐसा ऐसा हो गया, नहीं, आपका जो अक्षांश रेखा ऐसा ऐसा हो गया, और जो आपका ये क्या है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा आपका इधर हो गया, मतलब अक्षांश रेखा हो गया आपका उत्तर दक्षिण, और जो देशांतर रेखा हो गया वो आपका पूर्व पश्चिम हो गया। ठीक ना? तो ये जो अक्षांश और देशांतर का जो जाल होता है इसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहा जाता है। अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक ना? किसी भी स्थान का अगर अक्षांश कितना डिग्री है और देशांतर कितना डिग्री है, ये अगर हमें पता हो तो एग्जैक्ट हम उस स्थान को आसानी से खोज लेंगे। उदाहरण के लिए झारखंड का रांची शहर 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश और एवं 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अब इसे हम ग्लोब में तुरंत खोज लेंगे, है ना? यह बिंदु रांची शहर की सही स्थिति को बताएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? आप ग्लोब पर उस बिंदु को देखिए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती हो। यह बिंदु रांची शहर की स्थिति को बताएगा। हो गया, अगला आगे चलते हैं। इसे समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब क्षैतिज मतलब अक्षांश और ऊर्ध्वाधर मतलब देशांतर। देखिए, क्षैतिज मतलब ऐसा होता है, देखिए क्षैतिज मतलब हो गया ऐसा, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा। ठीक है, रेखाएं खींचिए। देखिए हमने खींच दिया। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से लिखिए। ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा वाला, इसको 1 2 3 4 से लिखना है। ठीक है, और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कैसा होता है? ऐसा। क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ से लिखना है। ठीक, अंगत अक्षरों से दर्शाएं। जिन बिंदुओं पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे छोटे वृत्त खींचिए। वहाँ क्या कर दीजिए? छोटे छोटे वृत्त मतलब गोल गोल कर दीजिए। अब इसे अ ब स द ध के नाम से व्यक्त कर दीजिए। उसे ये नाम दे देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो आप देखेंगे कि वृत्त अ क्या है? उत्तरी अक्षांश एवं ख पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और अन्य वृत्तों की स्थिति को ज्ञात कीजिए। चित्र 2.7 में देखिए, चित्र 2.7 में देखिए। चित्र 2.7 देखिए यहाँ क्या कहा था कि
जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे 1 2 3 से मानना है, ठीक है। और जो क्षैतिज है उसे क ख घ से ये से मानना है। जो कटे हुए हैं, जिस पर कटे हुए हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कटी है, यहाँ पर कटी है, यहाँ पर कटी है। तो जहाँ जहाँ पर कटी है वहाँ गोल गोल कर दीजिए और उसे अ ब स ध के नाम से व्यक्त कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है? यदि मान यदि मान लिया जाए यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो आप देखेंगे कि वृत्त आ उत्तरी अक्षांश एवं ख पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए वृत्त ख, वृत्त आ, ठीक है ना, वृत्त आ जो है वो पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक। आगे देखिए देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं ग्रहों की गति है। अगर समय को मापना है तो सबसे अच्छा संसाधन क्या है? पृथ्वी और ग्रहों की गति है, ठीक है ना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है। सूर्योदय मतलब सूरज का उगना, सूर्यास्त मतलब सूरज का डूबना। ये हर दिन का घटना है, ये रोजाना होता है। अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। यही एक पूरा विश्व में समय का निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि सभी जगह दिन होते हैं, रात होते हैं, इसीलिए ये सबसे अच्छा संसाधन होगा समय का निर्धारण करने के लिए, समय बताने के लिए। स्थानीय समय का अंदाजा सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है ना, होती है ना। जब सूरज उगता है तो छाया क्या होता है? सबसे लंबा होता है। सूरज डूबने के समय भी सबसे लंबा होता है ना। लेकिन दोपहर में क्या होता है? परछाई सबसे छोटा होता है, ठीक। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारण करने में किया जाता है। किसी स्थान का समय निर्धारण में किस रेखा का यूज किया जाता है? अक्षांश का नहीं, देशांतर का। किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होता है तो उस देशांतर पर स्थित स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति पर होगा, मतलब सबसे ऊंची स्थिति पर होगा, एक सीधी लंबवत डिग्री पर होगा, तो उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगा, ठीक। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक ना, और सूर्य की चक्कर लगाती है। इसी कारण से सूर्योदय सदैव पूर्व दिशा में होता है। इसी क्रम में 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में गुजर जाती है, ठीक ना। इसलिए पृथ्वी को सूर्य के सामने से 15 डिग्री देशांतर पार करने में 15 × 4 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। क्या हो रहा है कि पृथ्वी को सूर्य के सामने से देशांतर पार करने में 60 मिनट अर्थात 1 घंटे समय लगते हैं। सूर्य के सामने से सूर्य के सामने से पार करने में, ठीक। इस गणना से पूरे 360 डिग्री देशांतर का पार करने में 24 घंटे लगते हैं। और पूरे देशांतर को पार करने में कितना लगता है? 24। देखिए देशांतर जो है ऐसा पूरब से पश्चिम होता है, तो एक देशांतर को पार करने में कितना लग रहा है? 4 मिनट।
तो 15 देशांतर को पार करने में 60 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री का होता है एक देशांतर, तो 15 मिनट 60 मिनट लग रहा है। और ये पूरा पूरा जो देशांतर होता है, देखिए हम लोग समझते हैं अच्छे से। पहले जाते हैं हम लोग देशांतर वाले में चित्र में। देखिए एक के बीच में देखिए 30 डिग्री दिख रहा है, मतलब आधा कितना है 15 डिग्री। तो एक के बीच में 15 डिग्री का अंतर है, और एक कितना का होता है 4 मिनट का। तो एक के बीच में कितना हो गया 15 × 4 = 60 मिनट। तो पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना लग जाएगा, कितना लग जाता है 24 घंटा लग जाता है। ठीक ना। अब देखिए हमें पता है हमें पता है कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा का समय लगता है। इसलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे बज रहे हों, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह का 11 बजेगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि ग्रीनविच मेन टाइम क्या है 0 डिग्री पर रहता है, वहाँ मान के चलिए 12 बजा है, तो पूर्वी देशांतर 15 डिग्री, 15 डिग्री में कितना होता है 1 घंटा होता है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ देखिए 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो पूर्वी दिशा देशांतर में दोपहर का कितना बज रहा होगा 1 बज रहा होगा। वहाँ अगर 12 बज रहा है तो 15 डिग्री अगर आगे चले जाएंगे हम लोग का तो 1 बज रहा होगा। फिर 15 डिग्री आगे चले जाएंगे तो 1 घंटा फिर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 2 बज जाएगा। फिर अगर 15 डिग्री आगे जाते हैं पूर्वी देशांतर में तो क्या होगा कि 2 घंटा बढ़ जाएगा, 3 घंटा, हर 15 डिग्री में 1 1 घंटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ग्रीनविच मेन टाइम को ही हम एक मेन पॉइंट मान लेते हैं और उससे ही हम बढ़ते जाते हैं 1 1 घंटा। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है ना। अब उसे हम भागा कर लेंगे। 180 डिग्री पर कितना होगा 180 डिग्री पर कितना होगा 1 डिग्री पर आपका 4 मिनट हो रहा है, तो 180 डिग्री को गुना कर दीजिए किससे 4 से, और उसको भागा कर दीजिए 60 से, क्योंकि घंटा में लाना है हम लोग को। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक समय। ठीक, ये याद रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने 4 मिनट में गुजरती है, तो 15 डिग्री कितने में गुजर जाएगी 1 घंटे में। हर 15 डिग्री में 1 घंटे लगेगी। ठीक है, अब देशांतर है 0 डिग्री पर, देशांतर देशांतर नहीं, ग्रीनविच मेन टाइम है, जो ग्रीनविच शहर है वो है 0 डिग्री पर। अब ग्रीनविच से जितना हम लोग अधिक जाएंगे उतना हर डिग्री में हम लोग 4 4 मिनट ऐड करते जाएंगे। ठीक ना, पता चल जाएगा सभी जगह का टाइम। ऐसा ही होता है। मानक समय, अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बिल्कुल अंतर होगा, क्योंकि वो किससे निर्धारित किया जाता है ग्रीनविच, जो ग्रीनविच से निर्धारित किया जाता है कि उस पर इतना टाइम है, तो उससे जितना डिग्री आगे बढ़ेंगे उतना मिनट 4 4 मिनट हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक ना। और अगर 15 डिग्री बढ़ जाते हैं तो 1 घंटा बढ़ जाता है। ओके, जिसके कारण अनेक देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। ठीक है, समय सारणी कठिन होता है। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जब जाते हैं हम लोग तो लगभग कितने 2 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना का 30 डिग्री का। तो मैंने बताया था कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में 30 डिग्री है।
का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है देश के मध्य भाग में से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, ठीक ना। भारत में 82 डिग्री पूर्व ईस्ट में पूर्व में को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। देखिए भारत में जो 82.5 डिग्री ईस्ट में जो देशांतर रेखा है उसको मानक रेखा माना गया है, ठीक। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय IST, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ये याद रखने वाली सवाल है। राकेश रांची के निकट एक छोटे से गांव में रहता है और अपने मित्र सतीश से कहता है कि वह आज शाम को खेलने नहीं आ सकता है। क्या कह रहा है? कि वो शाम को नहीं खेलने आ सकता। राकेश रांची के निकट वाले एक छोटे से गांव में रहता है, ठीक ना। अपने दोस्त सतीश से कहता है कि आज वह शाम में खेलने नहीं आएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। क्या कह रहा है? शाम में खेलने नहीं आएंगे बोल रहा है, और बोल रहा है कि सुबह 10 बजे शुरू होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब वहाँ का टाइम शाम, राकेश का जो रांची में शाम का समय है, लंदन में अभी वहाँ सुबह 10 बजेंगे, ठीक ना। अर्थात बजे शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 3:30 इतना बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा, ठीक ना। बहुत देर रात्रि में। क्या आपको भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर पता है? भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच के पूर्वी में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो 82 डिग्री है, इसको गुना कर दीजिए 4 से, तो हमें समय का पता चल जाएगा। तथा यहाँ एक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक ना। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो आप ही जोड़ लीजिए। यहाँ 3 बज रहा है तो 4 5 6 7 8 8 बज जाएगा, ठीक है। 8 और आधा आधा घंटा 9 घंटा, 8 9, ठीक। तो 10 के करीब हो ही जाएगा। तो उससे कुछ समय पहले वो बैठ रहा होगा शायद टीवी देखने। इसलिए जब लंदन में सुबह 10 बजे होंगे तब भारत में अपराह्न क्या बज रहे होंगे? अपराह्न के 3:30 बजे होंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री वाला? बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, ठीक है। आप देखिए इस रेखा को पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन समय पीछे हो जाता है। पूर्व से पश्चिम पार करने में एक दिन का समय पीछे हो जाता है। उसी तरह पश्चिम से यदि पूर्व की ओर पार करने में एक दिन समय आगे बढ़ जाता है। देखिए एक दिन उधर अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो एक दिन पीछे चले जाते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। पृथ्वी को 1 घंटे वाला 24 पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर पर विस्तृत है, ठीक है। कुछ देशों में देशांतर विस्तृत अधिक होने के कारण अत्यधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ज़्यादा मानक समय अपनाए गए हैं, क्यों? क्योंकि देशांतर जो रेखा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितना में बांटा गया है? 24, ठीक ना।
और पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए रूस को कितने 11 मानक समय में बांटा गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं। आप यूएसए तथा कनाडा के मानक समय क्षेत्रों की संख्या का पता लगाएंगे आप, ठीक है। आगे शब्द प्रमुख, ठीक, प्रमुख शब्द। विषुवत रेखाओं का क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्वेटर। ध्रुव को पोल, अक्षांश को लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध को साउदर्न हेमिस्फीयर, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उत्तरी ध्रुव वृत्त को आर्टिकल सर्कल, दक्षिणी ध्रुव वृत्त को अंटार्कटिक सर्कल, ताप कटिबंध को टेम्परेचर जोन, उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन, शीत कटिबंध को फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा खाली स्थान पर स्थित है, ठीक ना। तो कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? यहाँ देखिए, कर्क रेखा नीचे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है प्रधान याम्योत्तर खाली स्थान है, क्या है? प्रधान याम्योत्तर क्या है? ग्रीनविच है, ठीक। जीरो यामोत्तर को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, क्या के नाम से जाना जाता है? प्रमुख यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। दो अक्ष रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ग्रीड, गोर कहते हैं, ठीक है। भारतीय मानक देशांतर रेखा खाली स्थान शहर से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। दूसरा, सही उत्तर चिन्हित कर लीजिए, कर लिखिए। तो भारतीय मानक यमोत्तर का मान क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक का नंबर। दूसरा, कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है? कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा, कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध है, ठीक है, उष्ण कटिबंध। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव, उत्तर का जो ध्रुव वृत्त है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित रहेगा, है कि नहीं? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ओके। रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है? कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। निम्नलिखित, तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को जो बना हुआ है, पूरब से पश्चिम अक्षांश देशांतर बना हुआ है और उत्तर से दक्षिण ध्रुव में जो बना हुआ है लाइन, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर का जो जाल बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, ठीक। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। और अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? 181 है, हमने पढ़ा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा से ध्रुव तक, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा कहाँ होती है? बीच में होती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं, सभी समांतर वृत्त। जैसे कि देखिए, मान के चलिए ये है, ये विषुवत रेखा है, ठीक। ये ध्रुव तक जितने भी हैं वृत्त, ये क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं, ठीक ना। बात आ गया समझ में? देखिए, ये जितने भी है विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से जितने भी ध्रुव है, वृत्त है, ये क्या कहलाते हैं? अक्षांश रेखा कहलाते हैं। अच्छा, अक्षांश रेखा कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध में होता है? सूर्यताप सबसे ज़्यादा कब होता है? कब होता है? उष्ण कटिबंध में, ठीक है, उष्ण कटिबंध में। मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना है?
23.23 डिग्री साउथ में है। ठीक है। अब चौथा नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब छोटा उत्तर देना है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक छोटा सा रूप है जो कि एक वास्तविक प्रतिरूप है, एकदम बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला एक रूप है, पृथ्वी का ही एक रूप है। दूसरा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इससे इसके महत्व को स्पष्ट करें। देशांतर रेखा क्या है? देखिए, देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव से मिलती हुई खींची जाती है। किसी भी स्थान को निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखा के साथ साथ देशांतर रेखा का भी आवश्यकता होता है, यही इसका महत्व है। ठीक है। आगे 5वां नंबर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं में अंतर बताइए। अंतर क्या है? अंतर क्या है कि अक्षांश और देशांतर में, ठीक है ना। 5वां का पहला, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा का सी में। अब और देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाती है, ठीक है ना। अब छठा नंबर, बी नंबर क्या है? उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में अंतर बताइए। तो उष्ण कटिबंध क्या होता है? देखिए, उष्णकटिबंध प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जा सकती है। ज़्यादा जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, मौसम ज़्यादा चेंज नहीं होता है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है, हमेशा क्या रहता है? गर्मी का मौसम रहता है। और शीत कटिबंध प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, यहाँ ज़्यादातर समय ठंड होती है। ठीक। अब छठा नंबर क्या क्वेश्चन है? सभी देशांतर क्या है? सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं, कारण बताइए। क्यों सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, जिसके कारण देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, वो अर्धवृत्त होती है। ठीक है। देशांतर रेखा क्या होता है? अर्धवृत्त होता है, इसलिए वह लंबाई सब जगह बराबर होती है। ठीक। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? देशांतर रेखा नहीं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। क्यों? क्यों माना जाता है? यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है, और रेखा पर दोपहर के 12 बजे सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु मतलब ऊंचे बिंदु पर पूरे देश के एक समय देश में एक जैसा समय बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। ठीक। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? 7वां नंबर, पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या क्या मुख्य कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और एक है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग। उष्ण कटिबंध यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का सीजन होता है। शीतोष्ण ऋतु यहाँ वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा और शीत ऋतु एवं वर्ष में शीतोष्ण कटिबंध में वर्ष में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों अनुभव किया जा सकता है। शीत कटिबंध वर्ष में ज़्यादातर ठंड होती है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, नमस्कार। आप जुड़े रहिए आचार्य जी की शिक्षाओं से, और हम आगे की चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। हमने पहले ही कह चुका है मैं कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक ना, हर एक लाइन को समझेंगे। कुछ भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं, हम सुधार करेंगे। ठीक है, नमस्कार।